हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले विजन आइस की पीटी 365 जो कि हमारी पॉलिटी की चल रही है। फर्स्ट लेसन हमारी यहाँ पे आ चुकी है जिसमें कि हम लोग जो भी इश्यूज कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड थे उसमें 3 आर्टिकल को डिस्कस किए थे। आज स्टार्ट करते हेट स्पीच के साथ, उसके बाद सेडिशन देखेंगे एंड देन एक आर्टिकल है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसे आप लोग को समझना भी ज़रूरी है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो कि काफ़ी क्वेश्चन आप लोग की आती है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो इसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम लोग फर्स्ट आर्टिकल के साथ, जो कि है हेट स्पीच। हेट स्पीच न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे एनसीआरबी के द्वारा रिपोर्ट किया गया कि अबाउट 500% जो है वो केसेस राइज हुए हैं हेट स्पीच के तहत, वो भी लास्ट 7 ईयर में। 7 सालों का ये आंकड़ा बताया जा रहा है कि हेट स्पीच जो आप देखते हो कि कोई भी लोग कभी भी कहीं भी जो है किसी भी तरीके से अपना स्पीच व्यक्त करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो ये हेट स्पीच जो कि आज के डेट में आप सोशल मीडिया में तो देखते हो बिल्कुल धड़ल्ले से सारे लोग करते हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। हेट स्पीच को आप देखो कि सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो कि हेट स्पीच की यहाँ पे डेफिनेशन बताए कि किसे हेट स्पीच कहते हैं। आप क्या बोलोगे जो कि हेट स्पीच की कैटेगरी में इंक्लूड हो जाएगा, ये तो आज तक हमारे देश में कोई भी कानून कहता नहीं है। बट हेट स्पीच जनरली जो कि हम लोग एक कॉमन सेंस से एनालाइज करते हैं कि एक ऐसी स्पीच जिससे कि आप कहीं ना कहीं ऐसी बातें कह रहे हो जो कि नेगेटिविटी फैल रही है, जिससे हेट्रेड फैले, या फिर देखो एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पर्सन को टारगेट करके ऐसा कुछ बोलना जो कि आईपीसी के सेक्शन इंडियन पिनल कोड में आप देखोगे 153A है, 295 है। 153A में क्या होता है ना कि ऐसी स्पीच जिससे कि आप देखो कि एक जो रिलीजियस बिलीफ है, जैसे कि आप देखते हो कि धार्मिक रूप से ही कुछ ना कुछ कमेंट किया जाता है, जो कि एक धर्म के लोग को दूसरे धर्म के लोगों से जो नेगेटिव कमेंट करते हैं उससे एक प्रॉब्लम होती है, एक मिसचीफ क्रिएट होता है। तो इससे क्या होता है कि जो नेशनल इंटीग्रेशन है हमारे देश में आप देखते हो कि कितनी डाइवर्सिटी है, तो डाइवर्सिटी हमारी कहीं ना कहीं भंग होती है, ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन पे कहीं ना कहीं आ जाता है। तो ऐसी स्पीच को हम लोग हेट स्पीच कह सकते हैं। साथ ही हेट स्पीच में हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इसको किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बोलो ही, कुछ एक ऐसा इमेजेस भेज दो या फिर कुछ मीम्स वगैरह, कार्टून वगैरह आज के डेट में तो बहुत सर्कुलेट होते हैं, जिससे कि अगर आपको किसी के प्रति कुछ नेगेटिव शो करना है या फिर नेगेटिविटी फैलानी है, तो आप जो है सिर्फ कार्टून, इस तरीके का मीम्स, जेस्चर या फिर कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई ऐसा सिंबल जो कि आप ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो कहीं पे भी आप इसको शो कर सकते हो, तो इसको हम लोग हेट स्पीच की कैटेगरी में मान सकते हैं। अब देखिए हमारे देश में कोई कहीं पे भी तो डिफाइन नहीं किया गया, बट फिर भी कुछ कानून है जो कि हेट स्पीच को हम लोग टैकल कर सके। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न में अगर आप देखोगे तो फंडामेंटल राइट जो कि पार्ट 3 है, उसके तहत एक आर्टिकल है 19 की सब क्लॉज 2 में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि सारे सिटीजन्स के पास राइट है कि आप जो है खुल के बोलो और खुल के एक्सप्रेस करो। बट जो सब्जेक्ट है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, ये नहीं है कि आप राह चलते हुए किसी भी लोग को पकड़ो और उनको गाली देने लगो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है। आप लोग अगर बोल रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप लोग सही सही ही बोल सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी उटपटांग कहीं पे भी बोल लो। तो ये चीज़ें कहीं कहीं आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में जो कि एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की बात की जाती है। देन यहाँ पे हम लोग इंडियन पीनल कोड की बात करें, जहाँ पे सारी जो भी पेनल्टीज़ है उसको रखा गया है, तो सेक्शन 153A है, बी है, 298 है, जिसमें कि ये स्पीच और वर्ड से यहाँ पे डील किया गया है। जैसे आप समझो कि कोई भी रिलीजियस बिलीफ वगैरह जो है उस पर आ जाए या फिर कोई भी मिसचीफ वगैरह क्रिएट हो, तो वो हम लोग आईपीसी के सेक्शन में ही देखते हैं। देन यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 का, इसकी 2 सेक्शन है, सेक्शन 8 एंड सेक्शन 123(3)A है एंड सेक्शन 125 है। एक्चुअली सेक्शन 8 जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का है, यहाँ पे एक पर्सन को डिस्क्वालीफाई करते हैं इलेक्शन कंटेस्ट करने से, अगर ये पता चल जाता है कि वो इंसान कोई भी गलत तरीके से किसी भी गलत काम में इन्वॉल्व है जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को यूज़ करके है। इट मीन्स कि आप देखो बहुत सारे लोग हैं जो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, तो उनको जो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं उसको डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस कि आप कुछ भी कहीं पे भी किसी को बोल रहे हो। देन यहाँ पे सेक्शन 123(3)A है, देन सेक्शन 125 है, जिसमें कि आप देखोगे इनमिटी को प्रमोट करने के लिए रोका जाता है, वो भी किस ग्राउंड में, तो रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी और लैंग्वेज के बेसिस में। इट मीन्स कि आप किसी भी तरीके से किसी भी लोग को रिलीजन पे आप लोग जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, कास्ट हो, रेस हो, कम्युनिटी हो, लैंग्वेज हो, उसके बेसिस पे आप लोग जो है यहाँ पे किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते इलेक्शन को लेकर। देन यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स है 1955 का, जिसका एक सेक्शन है सेक्शन 7।
सेक्शन 7 में क्या है कि यहाँ पे पेनलाइज किया गया है और इनकरेजमेंट किया गया है अनटचेबिलिटी को। जैसे कि आप जानते हो कि अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट किया जाता है हमारे फंडामेंटल आर्टिकल, जो फंडामेंटल राइट्स के तहत जो आर्टिकल 17 है। तो अनटचेबिलिटी जो है वो यहाँ पे आप देखो, चाहे कुछ वर्ड्स हो, चाहे आप बोल रहे हो वो वर्ड को या फिर लिख रहे हो, या फिर कोई ऐसा साइन या सिंबल है जो कि यहाँ पे विजिबल रिप्रेजेंटेशन है, या फिर किसी भी तरीके से पता चलता है कि हाँ कुछ जो है आप यहाँ पे ऐसा काम कर रहे हो जिससे कि आपके काम से या फिर आपके वर्ड से अनटचेबिलिटी वगैरह जो है ये सारी चीज़ें इनकरेज हो रही है। तो यहाँ पे पेनल्टी वगैरह दी जाती है सेक्शन 7 के तहत अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 के तहत। सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट हेट स्पीच। कमिंग टू द नेक्स्ट, सेडिशन। ओके, सेडिशन हम लोग देख रहे हैं जब से मुझे लगता है कि कोविड आया है तब से ये सेडिशन भी आ गया है बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट पे। तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किया गया है कि 152 ईयर्स ओल्ड जो सेडिशन लॉ है, 152 साल पुरानी ये कानून है, और आईपीसी के तहत यहाँ पे सेक्शन 124A है, जिसके तहत यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेडिशन चार्जेस लगाए जाती है। तो ये अंग्रेज़ के ज़माने का कानून है जो कि आज भी हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। रॉलेट एक्ट तो आप लोग को याद होगा, जो आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते हो। तो रॉलेट एक्ट में क्या था कि यहाँ पे लगे कि किसी के ऊपर भी शंका लगे कि हाँ ये देशद्रोही है या फिर ऐसा कोई काम करेगा जो कि हमारे नेशनल इंटीग्रेशन के अगेंस्ट है, तो इसको उठा के जेल में डाल दो। सो वही सेम थिंग्स हैपन टुडे, जबकि हम लोग यहाँ पे आप समझ सकते हो कि हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को अमेंड कर चुके हैं, बट कुछ ऐसे कानून है जो कि अंग्रेज़ों के टाइम पे भी चल रहा था, जो कि आज के भी डेट में हम लोग बैठ के उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, बट स्टिल वी आर डूइंग द सेम थिंग। तो उसमें से एक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेडिशन लॉ। ठीक है, सेडिशन लॉ के पहले मैं बैकग्राउंड आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगी। 1837 में क्या हुआ कि ब्रिटिश हिस्टोरियन जो पॉलिटिशियन थे थॉमस मैकले, इनके द्वारा ये ड्राफ्ट किया गया कि सेडिशन लॉ जैसा कानून, और यहाँ पे इनको रखा गया कि अपराध यहाँ पे रखना है कि लोगों को अगर किसी पे भी किसी भी तरीके का शक हो रहा है तो उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट का यहाँ पे पेनल्टी देना है। ठीक है, आजीवन कारावास। फिर 1860 में क्या हुआ कि सेडिशन को जो है आईपीसी जब इनैक्ट हुआ, जब एक इंडियन पिनल कोड बना, तो उसमें से सेडिशन को हटा दिया गया। बट लोगों को वहाँ पे अंग्रेज़ों को सुकून नहीं मिला, चैन नहीं मिला, क्योंकि उनको इंडियंस को बेवजह उठाकर जेल में डालना था, तो कैसे कर सकते थे। तो फिर वापस से यहाँ पे सेक्शन 120A अमेंड करके, क्योंकि ए कैपिटल है, कैपिटल ए स्टैंड्स फॉर अमेंडमेंट, तो 124A में यहाँ पे आप देखो कि आईपीसी में इंसर्ट किया गया एक अमेंडमेंट करके, और ये महान पुरुष जो इसको लाने वाले थे उनका नाम है सर जेम्स स्टेफन। तो नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे लोग जो है इनका नाम याद रखना चाहिए, जो कि हमारे देश में आज भी कुछ ऐसे ही बहुत सारे इनोसेंट लोग हैं जो कि इस तरीके के कानून की वजह से आज भी वो परेशान हैं। फिर 1891 में क्या हुआ कि पहली केस रजिस्टर्ड हुई। हाँ जी। उसके बाद 1921 में क्या हुआ कि बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, अली ब्रदर्स, मौलाना आज़ाद, MK गांधी और बहुत सारे थे जो कि इस तरीके से, यानी कि हमारे देश में जितने भी महान पुरुष थे ना, अंग्रेज़ों ने उनको टारगेट किया और इस कानून के तहत उनको उठाकर जो है जेल में डाल दिया। 1948 के तहत आप देखो इंडियन लीडर्स अग्री हुए कि ये सेडिशंस को जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ड्रॉप कर देना है। इट मीन्स कि जब हमारा संविधान बन रहा था तब यहाँ पे हम लोग जब आज़ाद भी हो चुके थे, तो उसके बाद भी था कि इस तरीके का कानून तो हमारे देश में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अंग्रेज़ इसको इस्तेमाल करते थे इंटेंशनली। तो अब हम लोग क्यों इसको इस्तेमाल करें, बट नहीं, ये फिर भी स्टिल कंटिन्यू रहा। 1949 में देखो सेडिशन जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तो पार्ट नहीं रहा, लेकिन आईपीसी में तो ये रहा ही। ठीक है, ये एक बड़ी बात है। 1951 में क्या हुआ कि नेहरू गवर्नमेंट जो है पहली अमेंडमेंट किए, वो भी आर्टिकल 19(1)A में, मीन्स 19 जो कि अभी हम लोग देख रहे थे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसी के तहत यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया कि नहीं भाई जी, आपको जो है किसी भी तरीके से कुछ भी बोलने का फ्रीडम नहीं है। ठीक है। उसके बाद 1962 में क्या हुआ, केदारनाथ वर्डिक्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच है उनके द्वारा ये कहा गया कि जो सेडिशन लॉ है उनकी वैलिडिटी को अपहोल्ड करना। 1974 में अगर हम लोग देखें तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट है जो कि सेक्शन जो 124A है उनको यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया गया। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस कहने का मतलब है कि यहाँ पे बिना वारंट के भी अरेस्ट कर लेना। तो यहाँ पे देखिए जो पुलिस वगैरह था उनको यहाँ पे ऑथराइज़ किया गया कि आप अरेस्ट कर सकते हो बिना वारंट के। अब तो यहाँ पे और ज़्यादा इसको पावरफुल बना दिया गया 1974 के टाइम में। उसके बाद आप देखो इमरजेंसी लाइक सिचुएशन भी अराइज़ हुआ था, बट यहाँ से आप समझो कि इस कानून को हमेशा जो सरकार है, कोई पॉलिटिशियन है, उसको अपने हित के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो ये तो हिस्ट्री आप लोग समझ गए। उसके बाद इंडियन पिनल कोड की बात कर लेते हैं, जिसको डिफाइन प्रॉपर्ली किया गया है सेक्शन 124A में।
कहने का मतलब है कि ऐसा कोई भी इंसान जो कि या तो कह रहा है, लिख रहा है, दिखा रहा है, किसी भी तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है हेट्रेड और कंटेम्प्ट, तो उनको यहाँ पे जो है किसी भी तरीके से उठा के उनको जेल में डाल देना। सेडिशन क्या है? कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, ठीक है। और अगर ऐसे लोग जिनके ऊपर ये सेक्शन लग गया है, तो सबसे खतरनाक बात है कि अगर आपका सपना है सरकारी जॉब करने का, तो वो तो भूल जाओ। साथ ही इनके पास जो है लीव विदाउट देयर पासपोर्ट, यानी कि जो भी लोग को अगर सेक्शन 124A के तहत अगर चार्ज किया गया तो उनको पासपोर्ट भी नहीं मिलता। और साथ ही साथ ऑल टाइम्स उनको जो है अपने आप जो है कोर्ट में प्रोड्यूस भी होना है। 2018 में ये सारी चीज़ों तक तंग आकर जो है लॉ कमीशन के द्वारा कहा गया कि इस सेक्शन को हटा दो, रिपील कर दो। फिर भी अभी तक क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन भी आ चुकी है, बट स्टिल हम लोग यहाँ पे हाथ में हाथ रख के बैठे हैं। बट देखिए, सेडिशन लॉ को लेकर अगर जब भी आपसे केस लॉ पूछा जाए तो 2 केस लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज़ केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि सिटीजन्स के पास राइट है कि वो क्रिटिसाइज़ करे और कमेंट करे सरकार के ऊपर, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वायलेंस प्रोवोक करे, ठीक है। हमारे पास तो ये अधिकार है ना, क्योंकि हमने वोट देकर सरकार को कुर्सी पे बैठाया है, सरकार बनाई है। तो हमारा तो अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो क्या हम लोग चुप बैठेंगे? बिल्कुल भी नहीं, हम लोग बोलेंगे। लेकिन बोलने का भी एक तरीका होता है। अगर आप किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, नेगेटिव बोल रहे हो, तो वो भी एक तरीका होता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप बोल जाओ, ओके। पी अल्लावी वर्सेस स्टेट ऑफ केरल है 1982 का। इसमें ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे क्रिटिसाइजिंग पार्लियामेंट जुडिशियल सेटअप, ये ऐसा नहीं है कि सेडिशन का पार्ट हो गया। इट मीन्स कि आप पार्लियामेंट को अगर यहाँ पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हो या फिर जुडिशियल सेटअप को कि कैसे हमारे देश में जुडिशरी है, कॉलेजियम सिस्टम है, वट एवर द थिंग्स जो भी है नेगेटिव चीज़ें, तो उसको अगर आप क्रिटिसाइज़ करो तो इट डजेंट मीन कि ये चीज़ें सेडिशन के अंदर आ रही है, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, प्रिवेंटिव डिटेंशन। अभी रिसेंटली इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रूल किया गया है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन इज़ टू बी यूज्ड ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। इट मीन्स आप देखो कि जब आप लोग आर्टिकल 22 पढ़ोगे फंडामेंटल राइट के तहत, तो इसमें 2 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट यहाँ पे आता है प्यूनिटिव डिटेंशन, ठीक है। जब किसी भी इंसान को डिटेन कर लिया जाता है तो उसके बाद प्यूनिटिव डिटेंशन आता है। फिर उसके बाद सेकंड आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। इट मीन्स कि जब डिटेन करना होता है तो उससे पहले जो प्रिवेंट किया जाता है, इट मीन्स कि जब पुलिस पकड़ने आ रही है तो उससे पहले आपके पास क्या क्या बचाव है, फाइन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जा रहा है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ना, ये हर एक लोग को प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा कहा गया है। इट मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे कह रहे हैं कि प्रिवेंटिव जो डिटेंशन है ये एक एक्सेप्शनल पावर है राज्यों के पास, जो कि पर्सनल लिबर्टी को, किसी भी इंडिविजुअल की जो पर्सनल लिबर्टी है उसको कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, तो इसलिए कहा गया। अब थोड़ा और समझ लेते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर। इट मीन्स कि जो इंसान को डिटेन किया जाता है वहाँ पर रिजनेबल अप्रेंशन होता है कि आपने कुछ ऐसा एक्टिविटी किया है जो कि डेंजरस है पब्लिक ऑर्डर के लिए और सिक्योरिटी के लिए। यहाँ पे जो इंसान है ना, उसको कस्टडी में लिया जाता है विदाउट अंडरगोइंग अ ट्रायल वगैरह। मतलब कि आप समझो कि एक प्रोसीजर होता है, जब भी किसी इंसान को पकड़ा जाता है तो उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर ट्रायल होता है, फिर उनको जो है यहाँ पे कस्टडी वगैरह में लिया जाता है। 2 तरीके की कस्टडी होती है, पुलिस कस्टडी होती है, जुडिशियल कस्टडी होती है। ये सारी चीज़ें हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप समझो कि जो कस्टडी में लिया जाता है, डायरेक्ट आप कस्टडी भी ले लो अगर किसी को डिटेन किए हो, बिना किसी अंडर ट्रायल जाते हुए, ट्रायल वगैरह नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में भी बाकायदा आप आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1, 22 आर्टिकल सब क्लॉज 2 आप यहाँ पे पढ़ लो, ठीक है। तो ये जो प्रोटेक्शन है ये अवेलेबल उनको नहीं है जो इंसान को अरेस्ट कर लिया गया और जो डिटेन कर लिया गया है। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ यहाँ पे आर्टिकल 22 सब क्लॉज 3 के तहत मल्टीपल लॉज है। आप देखो कि NDPS एक्ट है जो कि यहाँ पे पकड़ा जाता है, फिर प्रिवेंटिव अनलॉफुल एक्शन एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है जो कि यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन को परमिट करता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात करें इंडिया का, तो इसमें भी प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है ये प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 151 के तहत। तो इसलिए ये भी समझिएगा, देखिए बहुत सारे कानून है जिसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो आपका परमिट किया जाता है। बट CRPC का भी आप देखोगे यहाँ पे भी प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है ना ये प्रोवाइड किया गया है। सेक्शन 151 जो CRPC का है, इसमें है कि पुलिस को एम्पावर किया गया है
कि आप प्रिवेंटिव अरेस्ट कर सकते हैं। इट मीन्स कि आप जब देखते हो कि वारंट भी इशू हो जाता है तो भी पुलिस ऐसा नहीं है कि जाकर जो है किसी को भी अरेस्ट कर लेती है। पुलिस भी मौका देती है कि ठीक है आप अपने प्रिवेंशन के लिए कुछ अरेंजमेंट कर सकते हैं। अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं इस तरीके से जो है सामने वाला, क्योंकि देखिए पुलिस को अपने एरिया में जो है ना पता होता है कि कैसे कौन लोग हैं, कहाँ पे हैं। तो अगर उनको लगता है कि नहीं सामने वाला इंसान के ऊपर गलत आरोप लगा है तो पुलिस भी यहाँ पे प्रिवेंटिव जो है आपको यहाँ पे दे सकती है कि ठीक है आप अपने बचाव के लिए जो करना है पहले कर लीजिए, फिर आपको जो है अरेस्ट किया जाएगा। तो ऐसा पुलिस के पास भी पावर है 151 के तहत। ओके, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत, तो आर्टिकल 22 है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही अच्छी आर्टिकल है। मीन्स आर्टिकल ऐसी है कि जो कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी पता होना चाहिए। जब इस आर्टिकल को आप अच्छे से पढ़ लोगे ना तो आप 2-4 लोग को भी अच्छी अच्छी चीज़ें बता सकते हो, जो कि हम लोग एक आम सिटीजन्स ऑफ इंडिया रहने के बावजूद भी हमें नहीं पता होता है। तो इसलिए इस चीज़ को समझिए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो चलिए ठीक है, इट इज़ मोर इंपॉर्टेंट, बट मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को रियल लाइफ में पता होना चाहिए अपने लिए। ओके, आर्टिकल 22 स्टार्ट करते हैं सब क्लॉज 1 के साथ। इसमें है कि कोई भी पर्सन को जो है कस्टडी में डिटेन नहीं किया जाएगा बिना उनको ये बताए हुए कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। अगर आपको या मुझे कोई भी अरेस्ट करने आता है तो मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए कि मैंने ऐसा क्या अपराध किया जो मुझे पकड़ने के लिए आ गए। ठीक है, फिर क्लॉज 2 में है कि हर एक इंसान जो कि अरेस्ट है या डिटेन हो गए कस्टडी में, उनको 24 घंटे के विदिन जो है नियर बाय जो मजिस्ट्रेट है उनके पास उनको प्रोड्यूस करना ही है। तो यहाँ पे जो ट्रैवल टाइम होता है उसको एक्सक्लूड करके, मान लीजिए कि जो भी एरिया है मेरा लोकल एरिया, अगर मुझे वहाँ से बाहर भी अरेस्ट किया गया है तो मुझे अपने लोकल एरिया में लाने में जो कि मेरे वहाँ के नियर बाय मजिस्ट्रेट है उनके पास प्रोड्यूस करना है विदिन 24 आवर्स। साथ ही साथ अगर आप देखो तो सब क्लॉज 3 में कहा गया है कि दोनों जो क्लॉज है ना यहाँ पे वैसे लोगों पे अप्लाई नहीं होगा जो कि यहाँ पे लॉ के अकॉर्डिंग डिटेन हुए हैं और जिनको यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन दिया जा रहा है। अगर किसी इंसान को प्रिवेंटिव डिटेंशन दिया जा रहा है तो उनके ऊपर यहाँ पे ये दोनों लागू नहीं होगा। और फोर्थ सब क्लॉज में देखें तो नो पर्सन कैन बी डिटेन फॉर मोर देन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ। इट मीन्स कि आप देखो कि यहाँ पे 3 मंथ से यहाँ अगर हम लोग देखें तो सब क्लॉज 4 में कहा गया है कि 3 मंथ से ज़्यादा जो है किसी को डिटेन नहीं करना है। देखिए 3 मंथ से ज़्यादा एक मैक्सिमम है। अगर किसी पर्सन को डिटेन करके रखते हैं तो उनको ओनली 3 मंथ्स के लिए डिटेन कर सकते हैं, अनलेस कोई एडवाइजरी बोर्ड कंफर्म करे कि नहीं इनकी जो है एक ग्राउंड सफिशिएंट है कि इनको 3 मंथ से भी ज़्यादा जो है हम लोग डिटेन करके रख सकते हैं, तभी हम लोग डिटेन करके रखेंगे। लेकिन अगर डिटेन करके रख लिए 3 महीने से ज़्यादा तो क्या होगा, देखिए इसी के बारे में यहाँ पे 22(7)(b) में कहा गया है कि अगर किसी इंसान को यहाँ पे 3 मंथ से ज़्यादा डिटेन करके रखे हैं बिना किसी एडवाइजरी बोर्ड के ओपिनियन के, तो यहाँ पे पार्लियामेंट के द्वारा भी अगर कानून बनाया गया है तो ये कहा जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा कानून में कि मैक्सिमम पीरियड हो सकता है इस तरीके का डिटेंशन का। और ये जो डिटेंशन है ये किसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस के तहत हो सकता है, किसी क्लास ऑफ पर्सन के लिए हो सकता है या फिर किसी क्लास ऑफ केसेस के लिए हो सकता है। तो ऐसा अगर पार्लियामेंट ऑफ लॉ के द्वारा अगर बनाया गया तो भी किसी इंसान को जो है 3 मंथ से ज़्यादा डिटेन करके रख सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे कही गई है। तो ये सारे जो प्रोविज़न हैं हमारे आर्टिकल 22 के तहत, आई होप कि आपके सामने ये क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि ग्राउंड क्या क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन का। सबसे पहले हम लोग डिटेन इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी सिक्योरिटी हो राज्य की, साथ ही फॉरेन अफेयर्स और जो सिक्योरिटी है वो मेंटेनेंस रहे जो पब्लिक ऑर्डर का है। क्योंकि आप देखते हो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको डिटेन करने के लिए हम लोग को पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है। कुछ ऐसे सेलिब्रिटी होते हैं, कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो कि काफ़ी फेमस होते हैं, उनको डिटेन करने के लिए आप जानते हो कि आम जनता सड़कों पर आ जाती है, तो इसको भी मेनटेन करना ज़रूरी है। साथ ही मेंटेनेंस करना है जो सप्लाई और एसेंशियल सर्विसेज और डिफेंसेस वगैरह है। तो इन सारे ग्राउंड में अगर हम लोग देखें तो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। फाइन, अब इसी के आगे अगर हम लोग देखें प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर कुछ यहाँ पे जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है, अब कुछ केस लॉज भी देख लेते हैं। जैसे AK गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास है, इसमें कोर्ट के द्वारा ग्रीन फ्लैग दिया गया था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को, क्योंकि आप देखो कि एक्सप्लिसिट प्रोविज़न जो है हमारे यहाँ पे आर्टिकल 22 सब क्लॉज 5 में है, तो इसलिए ग्रीन फ्लैग दे दिया गया था इस कानून के तहत कि ठीक है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पे शिब्बन लाल वर्सेज स्टेट ऑफ UP है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि एक कोर्ट रूम है जो कि इवन कॉम्पिटेंट नहीं है टू इंक्वायर इनटू द रियलिटी और कोई भी केस जो कि फैक्ट वगैरह में मतलब कि उसके फैक्ट हैं, तो इसमें आप देखो कि कोर्ट रूम जो है ऐसा कहा गया था कि इतना कॉम्पिटेंट नहीं है कि इंक्वायरी वगैरह करे। ठीक है,
फिर शंभुनाथ शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल है। इसमें ये कहा गया था कि जो कॉन्सेप्ट है प्रिवेंटिव डिटेंशन का वो अपने आप में ड्रैकोनियन है और इन्फ्रिंज करता है कुछ फंडामेंटल राइट्स को लेकर। तो समटाइम्स इट इज़ नेसेसरी फॉर अ स्टेट कि कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स आप ले जिससे कि सिक्योरिटी ऑफ कंट्री जो है वो मेंटेन रहे। सो नेक्स्ट आते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, UAPA एक्ट के तहत। दिस एक्ट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बट नाउ इट इज़ इन यूज़ क्योंकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को यहाँ पे सेंटर के द्वारा डिक्लेयर किया गया है अनलॉफुल एसोसिएशन। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या प्रोविज़न है। देखिए UAPA एक्ट 1967 का था, ठीक है, जो कि यहाँ पे लाया गया है इफ़ेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ सर्टेन अनलॉफुल एक्टिविटीज़, जो कि मानी कुछ इंडिविजुअल है, कुछ एसोसिएशन है जो कि गैर कानूनी काम कर रहे हैं या फिर वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में अगर वो संलिप्त है, वो डील कर रहे हैं, तो फिर वो आ जाएंगे इस एक्ट के तहत। अब इस एक्ट में अनलॉफुल एक्टिविटीज़ कहने का मतलब है कि कुछ ऐसा एक्टिविटीज़ जो कि किसी इंडिविजुअल या फिर एसोसिएशन के द्वारा ऐसा किया गया है जिससे हमारे देश की जो सॉवरेनिटी है, सॉवरेनिटी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे उसके ऊपर सवाल उठ सकता है, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया जो है वो डिसरप्ट हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके से अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को डिफ़ाइन किया गया है। फाइन, अब कुछ केसेस देख लेते हैं UAPA के तहत जिसको यहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया जाता है दोनों के द्वारा, स्टेट पुलिस के द्वारा भी और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा भी। तो ये अच्छी बात है। UAPA में आप देख सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये पावर दिया गया है कि आप ऑल इंडिया बैन कर सकते हो एसोसिएशन को। ऐसा अगर लगे, कहीं पता चले कि कोई एसोसिएशन है जो कि वेपन वगैरह बना रहे हैं या फिर जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग है उसका काम कर रहे हैं, तो वैसे जो एसोसिएशन है उसका क्या करना है ना कि उसमें बैन कर दो, ठीक है। और इस एक्ट के तहत आप देखो एक ट्राइब्यूनल का भी प्रोविज़न रखा गया है कि रिव्यू करते रहे जो भी अपील वगैरह है। ट्राइब्यूनल का प्रोविज़न इसलिए रखा गया है क्योंकि आप देखो कि कोई भी लोग जो है अगर उनके ऊपर टेररिस्ट का टैग भी लग जाता है या डेजिग्नेट कर दिया जाता है कि आप टेररिस्ट हो, चाहे कोई भी इंडिविजुअल है या फिर कोई भी एसोसिएशन ग्रुप वगैरह है, तो ऐसा नहीं है कि वो सब उठ के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चले जाए। फाइन, जो यहाँ पे कोई भी केसेस है तो वो यहाँ पे इसी के ट्राइब्यूनल अगर सॉल्व हो जाता है तो डैट वुड बी बेटर, ओके, क्योंकि पेंडेंसी ऑफ केसेस जो है हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ पे ट्राइब्यूनल का भी प्रोविज़न है। साथ ही इंडियन नेशनल और फॉरेन नेशनल की बात करें तो उनको भी इस एक्ट के तहत जो है चार्ज कर दिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि कोई फॉरेनर हमारे देश में रह रहे हैं तो वो इस एक्ट से बाहर है, उनको भी इस एक्ट के तहत चार्ज कर दिया जाएगा। UAPA की बात करें तो इसको काफ़ी टाइम्स अमेंड किया गया है, 2004, 2008, 2012 एंड लास्टली 2019 में। फाइन, तो देख लेते हैं कि 2019 का जो कानून है उसके तहत क्या क्या है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो किसको किसको पावर है कि आप टेररिस्ट डेजिग्नेट कर सकते हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं अगर उनको लगता है कि कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में संलग्न है, उनका जो मतलब कि इन्वॉल्व है, ऐसा लगता है कि वो टेररिज्म को प्रिपेयर कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे आप देखते हो कि कोई ग्रुप बनाता है जिसमें लोगों को माइंड वॉश करके जो है ग्रुप में इंक्लूड किया जाता है और बाद में ऐसा पता चलता है कि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। साथ ही इस एक्ट में गवर्नमेंट को ये भी पावर दिया गया है कि किसी इंडिविजुअल को एज ए टेररिस्ट जो है वो यहाँ पे डेजिग्नेट कर सकते हैं। फाइन, अब अप्रूवल देखते हैं कि प्रॉपर्टी का सीज़ करने का अप्रूवल जो है यहाँ पे NIA के द्वारा दिया जाता है। तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है ना, उनको यहाँ पे ज़रूरत है कि सबसे पहले तो आप DGP रैंक के जो पुलिस होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं, उनसे पहले प्रायर अप्रूवल ले लो। जब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की जो अप्रूवल आ जाएगी तब यहाँ पे जो भी आपको लगता है कि किसी की प्रॉपर्टी को सीज़ करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। साथ ही NIA के द्वारा यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना, तो इन्वेस्टिगेशन जो यहाँ पे किसी ऑफिसर्स के द्वारा किया जाता है तो वो ऑफिसर्स का रैंक क्या होना चाहिए, वो ऑफिसर्स जो है डिप्टी सुपरिटेंडेंट या फिर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस या फिर उससे ऊपर ही होने चाहिए। इस रैंक के लोगों के नीचे जो है इन्वेस्टिगेशन ना हो। कन्वेंशन की अगर हम लोग बात करें तो शेड्यूल जो कि ओरिजिनल एक्ट के तहत है तो 9 ट्रीटीज़ है। इसमें आप देखो ये सारे कुछ कन्वेंशन है। ओके, कन्वेंशन फॉर सेपरेशन ऑफ टेररिस्ट बॉम्बिंग है, कन्वेंशन अगेंस्ट टेकिंग ऑफ होस्टेज है। 2019 में एक और यहाँ पे ऐड किया गया जो कि इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सेपरेशन ऑफ एक्ट ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म है। न्यूक्लियर टेररिज्म बढ़ावा देने के लिए भी यहाँ पे जो भी आपका रखा गया है उसको लिस्ट में रखा गया है। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, फ़ोन टेपिंग। फ़ोन टेपिंग क्या है? अभी ऐसा हुआ कि एक IPS ऑफिसर ने किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स की जो फ़ोन है उसको टैप किया था 2019 में, सो दैट्स वाई ये न्यूज़ में निकल कर आया है। तो वी शुड नो अबाउट फ़ोन टैपिंग। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, इंटरनेट बेस्ड अगर कोई भी कम्युनिकेशन होता है
या फ़ोन में बात करते हो तो थर्ड पार्टी के द्वारा सीक्रेट तरीके से अगर मॉनिटर किया जा रहा है, जैसे आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हो ओवर इंटरनेट, चाहे वो व्हाट्सएप पे चैट करो या फ़ोन पे बात करो, और आपकी बातों को कोई सुन रहा है, आपके चैट को कोई पढ़ रहा है आपको बिना बताएं, तो इसको कहेंगे फ़ोन टैप करना। ठीक है, तो ये जो वर्ड है फ़ोन टैपिंग, इसका मतलब है वायर टैपिंग, लाइन बगिंग, इंसेप्शन ऑफ फ़ोन। फर्स्ट टाइम ये कमेंस किया गया था यूएसए में 1890s में। ओके, एक्सेप्शन है प्रेस वगैरह को, जो प्रेस मैसेजेस है वो यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को एग्रीडेटेड है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ट्रांसमिशन वगैरह जो है प्रोहिबिट किया जाता है। देखिए, फ़ोन टैपिंग का ग्राउंड क्या होना चाहिए, हमारे इंडिया की इंटीग्रिटी को जो है सॉवरेनिटी को मेंटेन करने के लिए, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए, फ्रेंडली रिलेशन यानी कि फॉरेन स्टेट के साथ हमारे रिलेशन फ्रेंडली हो, साथ ही पब्लिक ऑर्डर को यहाँ पे मेंटेन करना है जिससे कि यहाँ पे इंसाइटमेंट ना हो, यानी कि आप समझो कि किसी भी तरीके का यहाँ पे वायलेंस अकर ना हो, अपराध ना हो, उसको यहाँ पे रोकने के लिए इस तरीके का काम किया जाता है। लेकिन आप समझो कि हमारे देश में फ़ोन टैपिंग करने का अधिकार किसको किसको दिया गया है। स्टेट पे अगर हम लोग बात करें तो स्टेट में पुलिस को ये पावर है कि फ़ोन टैप कर सकते हो। सेंट्रल लेवल पे देखें तो 10 एजेंसीज है जिनको ये पावर है फ़ोन टैप करने का। तो यहाँ पे है इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, RNW, डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस एंड दिल्ली पुलिस कमिश्नर। तो इन सबको यहाँ पे अधिकार है कि आप लोग फ़ोन टैप कर सकते हो, बट अंडर विच एक्ट, तो यहाँ पे है इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट 1885 जिसके तहत इन लोगों को ये अधिकार दिया गया है। टैपिंग करना जो है ये किसी और एजेंसी अगर करते हैं इनके अलावा तो इसको इलीगल माना जाएगा, यानी कि गैर कानूनी है। और जो ऑर्डर है वो सिर्फ और सिर्फ इशू होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और इनके सेक्रेटरी के तहत। फाइन, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड क्या है फ़ोन टैपिंग को लेकर। तो 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल में आपको पता है कि बाकायदा 3 लिस्ट में ये डिवाइड है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। और ये जो फ़ोन टैपिंग आता है ये फ़ोन टैपिंग हमारा यूनियन लिस्ट के तहत आता है। फाइन, फिर आर्टिकल 19 है जिसमें कि आपको खुल्लम कुछ भी बोल देने का अधिकार है। तो अगर कोई इंसान टेलीफोन में अगर बात करता है, अपनी बातों को, अपनी भड़ास को निकालता है किसी भी तरीके से, तो जो यहाँ पे टेलीफोन टैपिंग है वो हमारे आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A को इन्फ्रिंज करता है। वहीं आर्टिकल 21 है जो कि राइट टू प्राइवेसी की बात करती है। तो टेलीफोन टैपिंग जो है ये आप जानते हो कि कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 को कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। देन इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट 1885 है जिसमें कि ये कहा गया कि फ़ोन टैपिंग को रेगुलेट करने के लिए। फाइन, तो यही कानून के बारे में हमने पढ़ा जिसके तहत ये जाना कि किसको किसको यहाँ पे फ़ोन टैपिंग करने का अधिकार है। अब आते हैं राइट टू बी फॉरगॉटन। राइट टू बी फॉरगॉटन ये है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि सर्च इंजन या फिर इंटरनेट, जैसे कि आप मोजिला हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ये सब जो यूज़ करते हो, क्रोम वगैरह, इसमें से कोई भी जो यहाँ पे डिटेल्स है उसको रिमूव करना। राइट टू बी फॉरगॉटन कहने का मतलब है कि आप याद करो कि आपने फेसबुक प्रोफाइल कब बनाया था, जब आप स्कूल में थे। राइट, स्कूल में थे तो उस समय हमारी बुद्धि कितनी ही होती है, हमें तो जो अच्छा लग रहा था उस समय हम लोग पोस्ट करते जा रहे थे, कैप्शन लिखते जा रहे थे, साथ ही हम लोग यहाँ पे व्हाट्स इन योर माइंड उसमें हम लोग टाइप करते हुए जाते थे। बट आज के डेट में आफ्टर 10-15 ईयर्स हम लोग को ये रियलाइज़ होता है कि उस समय जो हमने पोस्ट किया था वो आज के डेट में सूटेबल नहीं है, हमारी पर्सनालिटी हमारे टाइम के अकॉर्डिंग सूटेबल नहीं है। तो क्या करें, उसको कैसे डिलीट करें? अब आपके प्रोफाइल से तो वो डिलीट हो जाता है आप जब डिलीट करते हो, बट क्या वो सर्वर से डिलीट होता है? वो सर्वर से डिलीट नहीं होता है। तो उसी चीज़ को डिलीट करने के लिए कहा गया है राइट टू बी फॉरगॉटन। हमारे पास अधिकार है कि हमने जो पहले किया है उसको भूल जाए, ठीक है, इंटरनेट के ऊपर। तो राइट टू बी फॉरगॉटन कहने का मतलब है कि जो पब्लिकली अवेलेबल है जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अब मैं चाहती हूँ कि ये इंटरनेट में नहीं रहे तो इसको रिमूव कर सके। ओके, अब यहाँ पे आप देखो राइट टू प्राइवेसी और राइट टू बी फॉरगॉटन के बीच में एक टसल होता है। राइट टू प्राइवेसी जो कि आर्टिकल 21 के तहत है, इसमें कि इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं होना चाहिए, और राइट टू बी फॉरगॉटन है कि जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है उसको आप छुपा लो, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम देखें सुप्रीम कोर्ट की भी यहाँ पे कुछ केसेस है, जैसे कि यहाँ पे केस पुट्टास्वामी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें एक लैंडमार्क केस निकल कर आया। लैंडमार्क कहने का मतलब है कि बहुत बड़े पैमाने पे ये चेंज हुआ है। आर्टिकल 21 के तहत हम लोग यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी को, राइट टू बी फॉरगॉटन को हम लोग रिकॉग्नाइज़ किए। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहना है कि जो राइट टू बी फॉरगॉटन है वो यहाँ पे सर्टेन रेस्ट्रिक्शन लगाता है। यहाँ पे आप देखो कि एक्सरसाइज ऑफ राइट टू फ्रीडम है, एक्सप्रेशन और इन्फॉर्मेशन, किसी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करना है, एग्जीक्यूट करना है ड्यूटी का, वो भी पब्लिक इंटरेस्ट या पब्लिक हेल्थ में, प्रोटेक्ट करना है इन्फॉर्मेशन का, या फिर कोई पर्पस है जो कि साइंटिफिक और हिस्टोरिकल स्टडी करनी है। तो इन सब में आप देखो कि क्वेश्चंस जो है वो करना रिक्वायर्ड है।
फाइन। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक हमारे देश में कोई कानून नहीं है जिसमें कि राइट टू बी फॉरगॉटन जो है उसको प्रोवाइड कर सके। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब आइए देखते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़, जो कि छोटे छोटे न्यूज़ यहाँ पे रहे हैं। तो सबसे पहले माइनॉरिटी स्टेटस इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखो कि माइनॉरिटी जैसे वर्ड को कहीं डिफाइन नहीं किया गया, बट बाकायदा यहाँ पे आर्टिकल है, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, जो कि माइनॉरिटी को कुछ यहाँ पे राइट्स प्रोवाइड करते हैं। आर्टिकल 350B भी है, जिसमें स्पेशल ऑफिसर की बात की गई है कि जो लैंग्वेज के बेसिस पे माइनॉरिटीज़ है ना, उनके लिए स्पेशल ऑफिसर है अंडर आर्टिकल 350B। सेंटर में अगर बात करें तो यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट है 1992 का, जिसके तहत ये डिक्लेयर किया गया कि जो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, जोरास्ट्रियन है, ये माइनॉरिटी है हमारे देश में। फाइन। अब नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो यहाँ पे आप देखो सेफगार्ड एजुकेशनल राइट प्रोवाइड करने की बात की गई है कि जो माइनॉरिटीज़ है उनको एजुकेशनल राइट्स प्रोवाइड किया जाए। फाइन। सरना रिलीजन डिमांड है। बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ है 5 स्टेट में, जिसमें झारखंड, उड़ीसा, आसाम है, वो डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पे उनके रिलीजन को एज ए सरना रिकॉग्नाइज़ करे। सरना एक रिलीजन है जो कि यहाँ पे नेचर को जो पूजा करते हैं, नेचर वर्शिप करते हैं ना, उनको सर्ण कहते हैं। ठीक है, ये कुछ ट्राइबल के द्वारा फॉलोड किया जाता है। एंड वन मोर थिंग, जब माइनॉरिटी स्टेटस की बात करते हैं तो कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है, जैसे TMA पाई केस है 2002 का। इसके तहत क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी को डिटरमाइन किया गया है स्टेट एज ए यूनिट जैसा। अगर केरल एजुकेशन बिल केस 1958 का देखें तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि कुछ आर्गूमेंट को रिजेक्ट किया जाता है, जिसमें माइनॉरिटी शुड बी आइडेंटिफाइड एट ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल। मीन्स माइनॉरिटीज़ को जो यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है एज एट ए ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है इस आर्गूमेंट को रिजेक्ट किए। बट दिस 2 केसेस आर नॉट एज मच इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 370, जो कि यहाँ पे हटा दिया गया, और आर्टिकल 35A। अगस्त 5 है, जो कि हम लोग यहाँ पे अभी मार्क करेंगे, एक सेलिब्रेट करेंगे 3 इयर्स, जिसमें कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हटा दिया गया। आर्टिकल 370 जिसमें कि स्पेशल पावर दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को। ठीक है, तो 3 साल पूरे हो गए। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ है। आर्टिकल 370 हटाने से क्या हुआ कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है अब वो संपूर्ण भारत में इसको अप्लाई किया गया है। पहले क्या था, आर्टिकल 370 था, जो कि एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता था जम्मू एंड कश्मीर का, बट हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविज़न है अब वो अप्लाई होगा जम्मू एंड कश्मीर के लोगों में। साथ ही जो रणवीर पीनल कोड है, अभी मैं कितने देर से इंडियन पीनल कोड बता रही हूँ, बट ये जान के आपको हैरानी होगी कि जम्मू एंड कश्मीर में इनका अपना एक कानून चलता था। यानी कि किसी को सज़ा देना है ना, तो इंडियन पीनल कोड के तहत सज़ा नहीं दिया जाता था, वहाँ पे रणवीर पीनल कोड के तहत सज़ा दिया जाता था। तो चलो ये रणवीर पीनल कोड जो है यहाँ पे 370 के साथ हटते वो भी हट गया। साथ ही इनका कोई अलग अब फ्लैग नहीं है, हमारा जो इंडिया का फ्लैग है ना, वो अब यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में भी चलता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें। और एक चीज़ और कि आर्टिकल 35A है क्या। आर्टिकल 35A क्या करते था कि जो जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग होते थे, वहाँ के लोकल लोग, उनको यहाँ पे प्रूफ देते थे कि हाँ वो यहाँ के रेसिडेंट है। तो जो जम्मू एंड कश्मीर के निवासी है ना, उनको बड़ा हक होता था कि वो सरकारी जॉब में उन्हीं को सबसे पहले मिलेगा, वो वहाँ पे लैंड परचेज़ कर पाएंगे। तो बहुत तरीके का उनको जो है एक प्रिविलेज दिया गया था। फाइन। आर्टिकल 142 देख लेते। देखिए आर्टिकल 142 तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे 6 कॉन्विक्ट जो राजीव गांधी असैसिनेशन केस के हैं, ये उनको फ्री कर दिए। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है आर्टिकल 142 के तहत। तो आर्टिकल 142 जो है यहाँ पे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए कुछ ऐसी डिग्री और कुछ ऐसे ऑर्डर लेते हैं जो कि यहाँ पे कंप्लीट जस्टिस के लिए ले सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि कंप्लीट जस्टिस के लिए अगर कुछ यहाँ पे ऑर्डर पास करना है या डिग्री करना है तो वो कर सकते हैं। अब इसके तहत वो क्या किया कि राजीव गांधी जो असैसिनेशन केस थे उसमें 6 कॉन्विक्ट लोग थे, उनको उन्होंने फ्री कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फ्री कर दिया गया। चलिए अच्छी बात है। आर्टिकल 145 का सब क्लॉज 5 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, इनके द्वारा कहा गया कि जो मेजोरिटी व्यू है लार्जर बेंच का, वो हमेशा प्रिवेल होना चाहिए लेसर स्ट्रेंथ का। आप देखते हो कि डिवीज़न बेंच, जिसमें कि 2 सीनियर मोस्ट जज जब कोई केस को हियर करते हैं तो उसको हम लोग डिवीज़न बेंच कहते हैं। जब यहाँ पे 5 जजेस होते हैं तो उनको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें कही जाती है कि सेम टॉपिक के ऊपर अगर यहाँ पे डिवीज़न बेंच के द्वारा कोई यहाँ पे जजमेंट दे दिया गया, या फिर सेम टॉपिक के ऊपर जो है अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा कोई अगर यहाँ पे जजमेंट दे दिया गया, तो हमेशा कौन प्रिवेल करेगा, ये 5 जजेस बेंच। ओके, तो ये चीज़ें कही गई है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हमारी जो भी इश्यूज़ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड थी उसको हमने कंप्लीट कर लिया।
नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट। सो आई होप यू आर इंजॉइंग दिस PT 365 और जल्दी ही मैं इसको कंप्लीट करूँगी। सो डेली बेसिस पे हाफ एन आवर के लेसन हमारे साथ देखते रहिए। साथ ही विज़न है इसकी टेस्ट सीरीज़ भी जो प्रीलिम्स 2023 के लिए आ चुका है, अगर उसको आप लोगों को ज्वाइन करनी है हमारे साथ पूरी फुल एक्सप्लेनेशंस के साथ, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ईमेल आईडी दे दूँगी, वहाँ पे मेल करके आप फर्दर जो भी इसकी प्रोविज़न है उसको समझकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलती हूँ इसी टाइम पे, तब तक के लिए थैंक यू।